हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग जो है कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की जो है प्रचंड सीरीज न्यूमेरिकल की सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन की जो है हम लोग सॉल्व कराएंगे इसमें। और आपका ये जो है पार्ट सेकंड है इस सीरीज का। और इसमें जो है आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो कि आपका दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे जो है फैरेड आप जानते हैं किसका मात्रक है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। ठीक, तो 1 फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप जानते हैं गोलीय चालक, अगर गोलीय चालक की त्रिज्या हमको निकालनी है, ठीक, अगर धारिता गोलीय चालक की हमको मतलब त्रिज्या पता चल जाए, तो गोलीय चालक की जो है धारिता का फार्मूला होता है 4πε0 r, जहाँ r क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वैल्यू गिवन है हमको। तो यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि धारिता का मान 1 फैरेड है ना। धारिता का मान कितना दिया गया है, 1 फैरेड। तो धारिता C बराबर, धारिता क्या होती है, कैपिटल C, धारिता C बराबर कितना दिया गया है, 1 फैरेड। ठीक, फैरेड क्या है, धारिता का मात्रक है। हमको त्रिज्या निकालनी है, गोलीय चालक की त्रिज्या R बराबर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने बताया था, फार्मूला कौन सा लगाएंगे कि धारिता C बराबर, गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, 4πε0। क्या होता है, 4πε0 स्मॉल r। ठीक, जहाँ r क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या है। ठीक, अब त्रिज्या को स्मॉल r, कहीं कहीं पर स्मॉल a से माना गया होगा या कहीं कैपिटल R माना गया होगा, तो आप चाहे जो मान लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने स्मॉल r माना है। तो C बराबर फार्मूला होता है 4πε0 r। अब देखिए हमको r चाहिए, यहाँ पर r निकालना है, C का मान हमको दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम इम्प्लाई दैट r की वैल्यू देखें, तो r के साथ ये गुणे में है ना, 4πε0 कहाँ गुणे में, तो इसको इधर भेज देंगे, बटे में आ जाएगा। ठीक, तो r बराबर अगर हम यहाँ से देखें तो C अपान क्या हो जाएगा, 4πε0। क्या हो जाएगा, r बराबर C अपान 4πε0। ठीक, तो यहाँ से r इक्वल टू देखिए C की वैल्यू 1 रख देंगे हम लोग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4πε0। ठीक, C के प्लेस पर 1 रख दिया, और नीचे क्या है, 4πε0। तो आप जानते हैं कि जो है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। कितना होता है, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक, तो r बराबर हमारा आ गया जो है 9 × 10⁹। ठीक, और यहाँ से इसका जो है त्रिज्या कितनी आ जाएगी, मीटर में। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, r बराबर 9 × 10⁹ मीटर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज की सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको जो है क्वेश्चन में दिया गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, है ना, त्रिज्या गोले की कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बना लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है कि उसको 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। ठीक, आवेश की वैल्यू, आवेश क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम दी गई है। ठीक, उसके पृष्ठ पर विभव क्या होगा, यानी कि विभव हमको v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर कितनी दे दी गई है, त्रिज्या r बराबर दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या r का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बनाना है, तो मीटर में बनाने के लिए क्या कर देंगे, आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10⁻² से गुणा कर लेते हैं, या फिर जो है 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो 10⁻² से गुणा कर देंगे, तो r बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। ठीक, उसके बाद आवेश क्यू,
आवेश क्यू बराबर कितना दिया गया है, आवेश क्यू की वैल्यू दी गई है 1 कूलाम, 1 कूलाम, ठीक, 1 कूलाम दी गई है। और उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होगा। तो गोले के पृष्ठ पर हमको विभव निकालना है, गोले के पृष्ठ पर विभव, विभव मतलब v की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी गोलीय चालक को अगर के पृष्ठ पर विभव का फार्मूला क्या होता है, ठीक, गोले के पृष्ठ पर विभव v बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r, ठीक। अगर कोई गोलीय चालक है उसको अगर हम क्यों आवेश दे दें तो उसके पृष्ठ पर विभव का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पर देखिए v = 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, ठीक। क्यों की वैल्यू कितनी गई है, दी गई है 1 कूलाम। और यहाँ पर जो है त्रिज्या कितनी दे दी गई है, यहाँ पर देखिए 1 × 10⁻², ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। इसे एक से काट भी सकते हैं या फिर वैसे भी ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ये वही संख्या वही चीज़ आएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। तो ये जो है 10⁻² कहाँ चला जाएगा, हर से अंश में चला जाएगा, तो इसका जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -2 है, इसकी पावर 10⁻² है, ऊपर जाने पर +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 9 गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 और 2 11 हो जाएगा, ठीक। तो 9 × 10⁻11 है ना, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 10⁻11 और मात्रक इसका क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो आंसर हमारा कितना आ गया जो है 9 × 10⁻11 वोल्ट। v की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 10⁻11 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 सेंटीमीटर का गोलीय चालक है उसको जो है क्यों 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके पृष्ठ पर विभव क्या होगा। तो आप जानते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव का फार्मूला आप लगाएंगे v बराबर 1/4πε0 Q/r, ठीक। क्यू की जगह पर क्यू का मान रख देंगे, r की जगह पर r सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा ये जो सेंटीमीटर से जब मीटर में बनाते हैं तो 10⁻² से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू हम लोग रख देंगे और q की वैल्यू रख देंगे और इस तरीके से जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आपको जो है ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमको विभवांतर का मान कितना दिया गया है, विभवांतर क्या कहा है 2 वोल्ट से आवेशित है संधारित्र, तो v की वैल्यू यहाँ पर जो है v की वैल्यू कितनी दी गई है, ये कैपिटल V बनाएंगे थोड़ा सा ही से, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। v की वैल्यू दी गई है 2 वोल्ट, है ना, विभवांतर का मात्रक कितना होता है वोल्ट होता है। और आपसे कहा गया है कि जो है 10 माइक्रोफैरड धारिता, तो यहाँ पर c की वैल्यू दे दी गई है 10 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को जो फैरड में बदलेंगे तो हमने कहा था जब माइक्रो शब्द हटाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। f यहाँ क्या है फैरड, तो c की वैल्यू आ गई 10 × 10 के पावर जो है -6, यानी कि जो है 10⁻6 से गुणा कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 10⁻+1 है, तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10⁻5 फैरड आ जाएगा, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻5 फैरड। और आपसे जो है पूछा गया है कि जो है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा मतलब कि u की वैल्यू निकालनी है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा u बराबर क्या करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि 2 वोल्ट विभवांतर यानी कि v की वैल्यू 2 वोल्ट दी गई है और जो है संधारित्र की धारिता दी गई है 10 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को जो हम फैरड में बदलेंगे तो 10⁻6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10⁻+1 है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻5 आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि गुणे में घाते जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ 1 में चूँकि ये माइनस का 6 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात -5 फैरेड हो जाएगा। ठीक, माइक्रोस जो है हटाते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। और हमको इसकी स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो है क्वेश्चन मार्क, यानी कि U बराबर निकालना है। तो आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 12CV²। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर 12CV²। तो यहाँ पर U बराबर 1/2, C के स्थान पर कितना रख देंगे, 10 की घात -5 रख देंगे, और V हमारा 2 है तो इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2 × 10 की घात -5, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर आ गया U बराबर 2 × 10 की घात -5 जूल, है ना। तो U बराबर आ गया 2 × 10⁻⁵ जूल। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, लास्ट में मात्रक जरूर लिखिएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ज़रा क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण को गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस पर आवेश निकालना है। तो यहाँ पर जो है 2 बिंदु हैं। एक बिंदु, पहले बिंदु पर विभव जो है दिया गया है 200 वोल्ट, और दूसरे बिंदु का विभव दिया गया है 250 वोल्ट। ठीक, तो पहले बिंदु का जो विभव है उसको मानेंगे हम लोग V1। ठीक, तो V1 बराबर हमारा दिया गया है 200 वोल्ट, और यहाँ पर V2 बराबर कितना दिया गया है 250 वोल्ट। ठीक, 2 बिंदु हैं। यहाँ पर मान लिया कि जैसे ये वाला हमारा बिंदु A है, और यहाँ से बिंदु, यहाँ इसको नीचे देख लेते हैं थोड़ा, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। यहाँ से यहाँ पर विभव जो है V1 बराबर 200 वोल्ट है, यहाँ पर विभव V2 बराबर 250 वोल्ट है। ठीक, एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, आना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, या एक आवेश यहाँ से इस बिंदु से यहाँ इस बिंदु तक जो है गति करता है। ठीक, उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में कमी का मतलब यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक, तो गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है, इसको डेल्टा के भी बोल सकते हैं हम लोग। वैसे तो गतिज ऊर्जा को के से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कमी हो रही है, इसको डेल्टा के या के भी आप मान सकते हैं। तो ये माइनस लगा देंगे यहाँ पर 10 जूल, है ना, क्योंकि कमी हो रही है तो ये माइनस में जो है माइनस चिन्ह बताता है कि कमी हो रही। यहाँ से बिंदु A से B तक आवेशित कण जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर आगे आपसे क्या कहा गया है कि उस कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। कण पर आवेश, है ना, क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको उस कण पर जो आवेशित कण है उस पर आवेश कितना है। ठीक, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर W है तो इनके बीच विभवांतर का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने, डेल्टा V बराबर W/Q। क्या पढ़ा था फार्मूला हम लोगों ने, डेल्टा V बराबर W/Q होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमको Q निकालना है। अगर Q को इधर ले आए, Q निकालना है तो Q इधर ले आएंगे, तो W/ क्या हो जाएगा, डेल्टा V। डेल्टा V को आप ये भी लिख सकते हैं, हमने कहा था जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देना, तो V2 - V1 भी लिख सकते हैं डेल्टा V को। तो यहाँ से देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, और ये जो W है यहाँ पर यही W डेल्टा की जो डेल्टा K है इसके स्थान पर रख देंगे। यहाँ पर जो W है इसे ही हम लोग डेल्टा K के स्थान पर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है यहाँ हो जाएगा हमारा ऊपर डेल्टा K, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा V के स्थान पर रख देंगे V2 - V1। ठीक, तो आपका जो है ये फार्मूला लगाना है। ठीक, Q बराबर डेल्टा K/V2 - V1। डेल्टा K और W, ये देखिए W क्या होता था, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश जाता था तो ले जाने में किया गया कार्य है।
ठीक। लेकिन यहाँ पर आवेश जा रहा है तो गतिज ऊर्जा जो है वही ये W का काम करेगी ना, यानी W के स्थान पर हम लोग डेल्टा K रख देंगे। तो आपको ये फार्मूला लगाना है कि Q बराबर क्या लगाएंगे सूत्र, Q बराबर जो है डेल्टा K अपान क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक। अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग, Q बराबर डेल्टा K माइनस का 10 जूल है ना, V2 कितना है हमारा 250 हो जाएगा, दिया गया है, ये 200 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो है उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी। तो ये -10 हो जाएगा, नीचे हम लोग घटा देंगे तो 50 बचेगा। ये कितना बचेगा 250 से जब 200 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो Q बराबर हो जाएगा माइनस का 1/5 कूलाम इसका मात्रक होता है आवेश का, या इसी को अगर हम डिवाइड कर लें ठीक तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2 कूलाम, क्योंकि आप जानते हैं एक को जो है 5 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक। तो यह हमारा आंसर क्यों बराबर आ गया -0.2 कूलाम। ठीक। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है यही हमारा आंसर हो गया। ये फार्मूला लगाना है, कहाँ से आया फार्मूला, कैसे आया, इधर हमने समझा दिया। ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आपसे कि C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड है। तो C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको दो कंडीशन दी गई हैं, जो है C1 माइक्रोफैरड और C2 माइक्रोफैरड के जो है धारिता वाले दो संधारित्र हैं। ठीक। इनको पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका जो तुल्य धारिता है वो कितना आता है, तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। और जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब इनकी जो तुल्य धारिता है वो 4.8 माइक्रोफैरड है। C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात हमको निकालना है। ठीक। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शर्त पहली, है ना। पहली कंडीशन क्या दी गई है, C1 व C2 किस क्रम में जोड़े गए हैं, तो C1 व C2 जो है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक। तो शर्त पहले में लिखेंगे, चूँकि C1 व C2 परस्पर किस में जोड़े गए हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें जुड़े हैं, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसलिए इनकी जो तुल्य धारिता होगी, इसलिए इनकी तुल्य धारिता जो है, तुल्य धारिता अगर हम लोग समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में आप जानते हैं इसमें सीधे जोड़ देते हैं। तुल्य धारिता अगर C' मान लें तो क्या हो जाएगा C1 + C2। ठीक। C' बराबर क्या हो जाएगा C1 + C2। और इस कंडीशन में जो C' है यानी तुल्य धारिता इनकी कितनी दी गई है, 20 माइक्रोफैरड। यानी कि यहाँ पर हमको दिया गया है C' की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइक्रोफैरड। तो ये लिख देंगे 20 माइक्रोफैरड = C1 + क्या हो जाएगा C2। इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं C1 + C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक। तो यहाँ पर C1 + C2 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। अब यहाँ पर माइक्रोफैरड को चेंज मत करना। ठीक। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब शर्त दूसरी क्या दी गई है, शर्त सेकेंड आपकी दी गई है कि ये दोनों अब किस में जोड़ दिए जाएं, श्रेणी क्रम में। ठीक। तो लिखेंगे पुनः जब C1 व C2 परस्पर किस में जोड़े जाते हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता जो है, अब हम लोग मान लेंगे C'। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला क्या लिखे जो है हो जाएगा 1/C" बराबर 1 क्या लिखेंगे C1 + 1/C2। ठीक। ये प्रतिरोध का आप जानते हैं उल्टा होता है। तो 1/C" बराबर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो C1 × C2 एलसीएम हो जाएगा।
ऊपर इसका C2 का गुणा 1 से कर देंगे तो C2 और इसका C1 का गुणा इस 1 से कर देंगे तो ऊपर C2 प्लस C1 हो जाएगा। तो C2 प्लस C1 लिखो, चाहे जो है C1 प्लस C2 लिखो, क्योंकि प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है हो गया। अब यहाँ पर जो है जब हम C डबल डैश निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ज़रा, जब आप C डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा C1 C2, क्योंकि इधर देखिए 1/C डबल डैश की वैल्यू ये है, C डैश निकाल रहे हैं, 1/C डबल डैश की वैल्यू ये है, C डबल डैश निकाल रहे हैं, तो इधर जो है हर को अंश बना रहे हैं तो इधर भी हर को अंश बनाना पड़ेगा। तो ये C1 C2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया C1 प्लस C2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर C डबल डैश की वैल्यू हमको दी गई है, C डबल डैश, यानी कि इस कंडीशन में जो है तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड है। इस कंडीशन में तुल्य धारिता है 4.8 और जो है C1 C2 इसकी वैल्यू तो हमको पता नहीं। C1 प्लस C2 समीकरण 1 से कितनी दी गई है, 20 दी है ना। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.8 गुणे 20 बराबर आ जाएगा C1 C2। अगर इसको गुणा करें हम लोग तो देखिए पहले दशमलव अगर हटा दें, अगर भूल जाए या फिर ऐसे कर दीजिए, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 दूना 96। कितनी आ जाएगी, 48 दूना 96 आ जाएगी C1 C2 की वैल्यू। ठीक, अब देखिए अभी जो है जब ज़रूरत पड़ेगी तो C1 C2 के स्थान पर 96 हम लोग रख देंगे। अब हमको जो है समीकरण 1 में C1 प्लस C2 पता है, अगर हमको किसी तरीके से C1 माइनस C2 मिल जाए तो उसको समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 2 को सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो अब इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जो है लिखेंगे, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस का 4C1 C2। ये आप फार्मूला याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए C1 माइनस C2 का, इसको जब आप दोनों तरफ सॉल्व कीजिएगा तो बराबर वैल्यू आएगी। तो C1 माइनस C2 ये तो हमको पता नहीं। यहाँ पर देखिए C1 प्लस C2 हमारा समीकरण 1 से 20 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे C1 C2 की वैल्यू 96 रख देंगे। यहाँ पर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 4 से 24 हासिल 2 आएगा, 4 9 36, 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, है ना। 36 2 38। तो यहाँ पर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 400 से घटा दीजिए तो 10 से 4 गया 6 बचा, यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक, यहाँ 3 से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर 16 आ गया। C1 माइनस C2 की वैल्यू देखें तो इधर स्क्वायर हटा देंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि C1 माइनस C2 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 16 का मान 4 होता है। समीकरण 2 प्राप्त हो गया हमको। ठीक, C1 माइनस C2 बराबर 4 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 क्या था हमारा, C1 प्लस C2 20 था। समीकरण 2 C1 माइनस C2 कितना आ गया, 4 आ गया। समीकरण 1 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, जोड़, इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि C2 यहाँ पर प्लस का है और उसमें माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस क्या लिख देंगे, समीकरण 2। जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर C1 प्लस C2 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 20 दिया गया है समीकरण 1, और समीकरण 2 है C1 माइनस C2 कितना दिया गया है, 4। जब जोड़ेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, C1 जोड़ेंगे तो 2C1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 20 से 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 12 हो जाएगा, यानी C1 की वैल्यू आ गई 12 माइक्रोफैरड। ठीक, अब C1 का मान आप चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में। ठीक, तो C1 का मान कहाँ रखने पर, C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, C1 प्लस C2 बराबर 20। तो यहाँ पर 12 प्लस C2 बराबर कितना हो जाएगा, 20। C2 बराबर 20 माइनस 12, C2 बराबर हमारा आ गया 8 माइक्रोफैरड। तो C2 की वैल्यू आ गई 8 माइक्रोफैरड, C1 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड। हमको क्या चाहिए था, इनका रेशियो निकालना था, C1 रेशियो C2 निकालना था, इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात करना था। तो C1 बटे C2 निकाल लेंगे हम लोग।
इधर मिटा देते हैं। तो C1 क्या लिखेंगे, जो है C1/C2, क्योंकि C1/C2 बराबर, तो C1 हमारा कितना आया है, 12 आया है, और C2 कितना आया है, C2 8 आ गया है। ठीक, इसको 4 दूनी 8, 4 ते 12, तो C1/C2 कितना आ जाए, 3/2, यानी कि C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, ये जो है हमको जो है निकालना था। तो C1/C2 बराबर 3/2 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अनुपात पूछ लिया गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें आपको अलग अलग सिर्फ यही पूछा जाएगा, पूछेगा अलग अलग इनकी वैल्यू बताइए, यानी C1 और C2 के अलग अलग मान, तो केवल इतने पूछता तो वहीं पर आंसर छोड़ देते। ठीक, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये चित्र आपका दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आवेशों के द्वारा जो ये निकाय बन रहा है, तो इसकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको निकालनी है। ठीक, तो आपने जो है पढ़ा है कि जो है अगर कोई निकाय जिसमें 2 से ज़्यादा आवेश हैं, ठीक, तो उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 2-2 आवेशों से बना, यानी उनसे उसके प्रत्येक युग्म के मतलब जो 2 आवेश से मिलकर बने आवेश निकाय की जो रचना होगी, तो उनके प्रत्येक युग्म का जो है स्थितिज ऊर्जा निकाल के जोड़ देंगे। आप ऐसे समझिए कि आपने पढ़ा है 2 आवेशों से जो निकाय बनता है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U बराबर क्या होता है, 1/4πε0K Q1 Q2/R, ये फार्मूला पढ़ा है, इतने जूल होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हर एक युग्म, इस पूरे निकाय में कितने हैं, 3 जो है आवेश हैं, तो इनके जो है हर एक युग्म की स्थितिज ऊर्जा निकाल के जोड़ देंगे। युग्म माने जोड़ा, यानी कि 2-2 आवेशों से मिलकर जो यहाँ पर निकाय बनेगा उनकी जो स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जोड़ देंगे, तो इस पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इन 2 आवेशों की बात करें, तो इनके द्वारा जो निकाय बनेगा उसको अगर हम स्थितिज ऊर्जा इनकी U1 मान लें, और यहाँ पर नीचे वाला जो -Q आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा U2 मान लें, और इधर वाला क्या मान लें, U3 मान लें, तो तीनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ पर जो ये तो कुल निकाय है, यानी तीनों आवेशों से मिलकर बना निकाय है, इसकी जो है कुल स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है पूरे निकाय की क्या लिखेंगे कि निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर अगर हम देखें तो U1 + U2 + क्या हो जाएगा, U3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इन 2 आवेशों से जो निकाय बनेगा, इन 2 आवेशों से केवल उसकी स्थितिज ऊर्जा हमने U1 मान ली, इन 2 से जो मिलकर बनेगा युग्म बनेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U2 मान लेंगे, और इनसे जो युग्म बनेगा, है ना, बात समझे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हम U3 मान लेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे, तब इस पूरे निकाय की, है ना, जो है कुल स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है फार्मूला लगा देंगे। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो लगाएंगे 1/4πε0K। ठीक, अब इसके लिए आवेश क्या बनेंगे, ये दोनों +2Q और -Q। तो यहाँ पर Q1 Q2 अभी हमने फार्मूला बताया था, U बराबर 1/4πε0K Q1 Q2/R। तो यहाँ पर Q1 का मान हो जाएगा +2Q, और Q2 हमारा यहाँ पर देखिए चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे तो -Q हो जाएगा, अपान दूरी क्या है, R के जगह पर A है। ठीक, दूरी क्या हो जाएगी, ये दी गई है, प्लस U2 की वैल्यू निकालें अगर हम, तो 1/4πε0K, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -Q इंटू क्या हो जाएगा, -Q, क्योंकि ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की भी दूरी क्या है, स्मॉल a है, फिर प्लस यहाँ इनकी बात करें अगर हम, तो 1/4πε0K हमारा Q1 -Q है, और Q2 कितना है, 2Q है, और इनके बीच की दूरी भी कितनी है, a है। ठीक, इस तरीके से
तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये सब में कॉमन है के और a भी कॉमन है, ठीक, या फिर जो है हाँ a भी कॉमन है, तो यहाँ पर a भी ले लेते हैं कॉमन, ये ओ a हो जाएगा हमारा। और ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचेगा -2q², ठीक हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस ही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो q² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर देखिए प्लस, ये देखो ये माइनस का ये होगा गुणा, तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2q² हो जाएगा। ये हमको जो है मिल गया है सॉल्व करने पर। अब देखिए ये जो है क्या करेंगे, u बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू a है। ब्रैकेट में अगर देखें हम लोग तो ये -2q², ये कितना हो जाएगा माइनस का 4q², और उसमें से ये 1q² क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -3q²। क्या मिल जाएगा, माइनस का 3q²। भाई माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4q² हो जाएगा, उसमें से ये 1q² क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक, ये माइनस में जुड़ जाएंगे तो -4q², उसमें से ये +1q² घटा देंगे तो माइनस का 3q² आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए u बराबर माइनस आगे लगा लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर देखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 3q²/a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3q²/a, ये हो जाएगा 3q²/a। ये हमारा जो है फार्मूला आ गया, ठीक, तो यहाँ पर ये, और इतना जो है इसका मात्रक हमारा होता है जूल, ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला आ गया, इतने जो है जूल, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जो है जिसमें 2 से ज़्यादा आवेश होंगे, ऐसा कोई निकाय होगा उसमें 2 से ज़्यादा आवेश होंगे, ठीक, तो उसकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग अलग अलग आवेशों के युग्म का जो है स्थितिज ऊर्जा, अलग अलग आवेशों के युग्म की स्थितिज ऊर्जा निकाल के उनको जोड़ देंगे, और जोड़ने पर हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित के प्लेटों की त्रिज्या 3×10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे उधर जो है बोर्ड पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक समांतर प्लेट वायु संधारित रहे, ठीक, तो उसकी जो है त्रिज्या दी गई है, उसकी प्लेटों की त्रिज्या दे दी गई है 3×10⁻² मीटर तथा उसकी जो धारिता है वो 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोलीय चालक की धारिता के बराबर है, अर्थात गोले की धारिता के बराबर है। तो संधारित की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमको दिया गया है, देखेंगे दिया है समांतर प्लेट वायु संधारित के प्लेटों की त्रिज्या, है ना, तो लिखेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित की प्लेटों की त्रिज्या स्मॉल r बराबर मान लेंगे इसको। तो ये कितना दी गई है 3×10⁻² मीटर, 3×10⁻² मीटर, है ना, ये हो गई। उसके बाद जो गोलीय चालक है ना, तो उस आवेशित गोला है उसकी त्रिज्या दी गई है 1 मीटर, ठीक। तो आवेशित गोले की त्रिज्या लिखेंगे तथा आवेशित गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल R मान लेंगे। तो ये दिया गया है 1 मीटर, ठीक। आवेशित गोलीय चालक की या गोले की त्रिज्या 1 मीटर दी गई, इसको हमने कैपिटल R माना है।
और समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता है, प्लेटों की त्रिज्या है जो, उसको स्मॉल आर माने हैं, वो कितना दी गई है 3×10⁻² मीटर। अब यहाँ पर हमको प्लेटों के बीच की दूरी d निकालनी है। प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर हमको क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये हमको प्लेटों के बीच की दूरी d निकालनी है। तो अब जो है यहाँ पर एक शर्त दी गई है कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी जो धारिता है वो आवेशित जो गोला है उसकी धारिता के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर आवेशित गोले की धारिता। क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर क्या हो जाएगा? गोले की धारिता, ठीक। ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं, ठीक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और आवेशित गोले की धारिता बराबर हैं। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? ε0 Ka/d होता है ये फार्मूला। तो यहाँ पर वायु संधारित्र है, यानी प्लेटों के बीच वायु है, तो K की वैल्यू वायु निर्वात के लिए 1 होती है। तो यहाँ पर ε0 A/d, d क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। आप जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे होता है, इस तरीके से दो प्लेटें होती हैं, है ना, और इनके बीच वायु है, इसीलिए इसको बोला गया समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। तो ε0 A/d जो है ये हो जाएगा इसका फार्मूला। और गोले की धारिता जो होती है ये होती है 4πε0, उस त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल R, तो ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक। अब यहाँ पर A क्या है? यहाँ पर देखिए ε0 तो है निर्वात की वैद्युतशीलता, और A क्या चीज़ है? तो A हमारा है प्लेटों का, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक। तो और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है, यही हमको D निकालनी है। तो प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसके स्थान पर क्या रख देंगे? πr², है ना। तो ये हमारा हो जाएगा πr², और D हमको निकालना ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4πε0 कैपिटल R। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ε0 से ε0 कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है अगर हम D उधर ले जाएं, क्योंकि D हमको निकालना है, D उधर ले गए तो 4 और इधर क्या बचा? कैपिटल R। ये दोनों क्या आ जाएंगे? बटे में। ये हो जाएगा स्मॉल r² बटे 4r, ठीक, ये हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट अगर D की वैल्यू हम इधर देखें तो r², r हमारा स्मॉल r कितना दिया था? 3×10⁻², ठीक, ये हो जाएगा। और ये इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3×10⁻²। यहाँ पर नीचे 4r, तो 4 ऐसे ही रहेगा, और कैपिटल R की वैल्यू जो है 1 दे दी गई है। तो D बराबर कितना हमारा आ जाएगा? जो है ऊपर 3 3 का 9 और × 10 की घात कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, बटे 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया। फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि ये आंसर आ गया 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक। आंसर कितना हो जाएगा? 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर। D बराबर 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर। ये आपका जो है प्लेटों के बीच की दूरी आ गई, ठीक। समांतर प्लेट संधारित्र जो थी उसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी आ गई? D बराबर 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर। तो ये आपका जो है क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया गया है? एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ठीक। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो उसकी चाल क्या होगी या उसका वेग क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो जाएगा Q बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया? आवेश हो गया। और यहाँ पर विभवांतर कितना है? 500 वोल्ट। कितने वोल्ट विभवांतर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है? 500 वोल्ट विभवांतर के द्वारा, ठीक। तो कितनी चाल प्राप्त करेगा, यानी कि स्मॉल v बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी उसका वेग
कितना होगा ये बताना है। ठीक, अब आप जानते हैं अगर क्यों कूलाम आवेश वाले मतलब किसी भी कण को, है ना, क्यों कूलाम आवेश वाले किसी कण को अगर v वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितना गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा, वी क्यू गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा। ठीक, कितनी गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा, वी क्यू। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये भी होता है, हाफ mv² भी होता है। ठीक, अगर किसी जो है क्यों कूलाम आवेश वाले कण को v वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित करेंगे तो वह कितनी गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा, वी क्यू। ठीक, और गतिज ऊर्जा का ये भी फार्मूला होता है हाफ mv²। तो ये दोनों क्या हो जाए, ये दोनों सेम चीज़ है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि चूँकि जो है 500 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ रखेंगे, क्यों का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश की, जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो यहाँ पर क्यों की जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, हाफ mv² के। वी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, हाफ mv² के। ठीक, अब यहाँ पर देखिए m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो m की जगह पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, या फिर हम लोग 9.0 भी लिख सकते हैं, है ना, या 9, है ना। तो 9 × 10⁻31 रख देंगे ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमको v की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 2 इधर बटे में है, इसको इधर मल्टीप्लाई में जाने देंगे, तो 2v⁴ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर mv² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर m को बटे में लाएंगे तो 2v⁴/m हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, v²। अगर यहाँ से v हटा दें, इसको इम्प्लाई दैट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो v बराबर √2v⁻⁴/m, ये जो है v की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर सबके मान रख देते हैं। ठीक, हमको v निकालना है ना, यानी चाल निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए v बराबर √, यहाँ पर 2, v की वैल्यू कितनी दी गई है 500, और क्यों की जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम रख देंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान कितना रख देंगे, 9.0 × 10⁻31। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो है इसको थोड़ा और क्या करेंगे, जो 500 है इसको घात में बना लेंगे। ठीक, तो ये 500 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1.6। 10 की पावर ये माइनस का 19 था, और ये वाला जो 10 की पावर -31 है इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो ये 10 की पावर 31 प्लस में हो गई, नीचे ये 9 ही लिखा है, 9.0 का मतलब 9 लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 1000 जो है इसको 10⁻³ लिख लेते हैं, गुणे 1.6 गुणे यहाँ पर देखिए 10 की घात कितना हो जाएगा 31 और 19, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तो -19 + 31, इसको आप देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 11 से 9 गया 2 बचा, यहाँ पर बचा 2 से 1 गया 1 बचा, वो भी प्लस का। ठीक, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस की 12 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए नीचे कितना है 9। अब यहाँ पर ये 10⁻³ भी प्लस का, ये 12 भी, तो दोनों ये भी जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 12 3 15, और यहाँ पर कितना हो गया 9, है ना। अगर ये पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 हो सकता है। ठीक, अब इस ये जो 10 की पावर +1 है इसको भी ऊपर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, v बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 16 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगी 1 घात तो इसमें घट जाएगी, 10 की घात 14 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 9। अब आप जानते हैं 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 10 की घात 14 वर्गमूल के बाहर निकलेगा, 10 की घात 7 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो v बराबर 4/3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 7, इतने जो है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं
या फिर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 4/3 को भी डिवाइड कर सकते हैं, या एग्ज़ाम में इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसको डिवाइड कर लेना अगर करना चाह रहे हो तो आप 3 की टेबल से, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9। ठीक, तो लगभग 1.3 करके कुछ आएगा, देख लीजिएगा, या इतना भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, जो है आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उस कितनी चाल प्राप्त करेगा, तो जो है यहाँ पर ये इतनी चाल आ जाएगी। ये याद रखना, अगर कोई जो है किसी आवेशित कण को v वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, v/q। और गतिज ऊर्जा आप ये भी जानते हैं, ये भी गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, v/q बराबर ½ mv² के कर देंगे। ठीक, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपका कहा गया है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। ठीक, तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, उसकी धारिता दी गई है 16 पिकोफैरेड। फिर क्या कहा गया है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटा करके 3/2 कर दी जाए, यानी 2/3 कर दिया जाए, है ना, 2/3 दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए। ठीक, तथा उनके बीच प्लेटों के बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर वायु संधारित्र की धारिता है ना, वायु संधारित्र की धारिता दी गई है 16 पिकोफैरेड, है ना, कहेंगे वायु संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, इसको ऐसे लिख दीजिए, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। ठीक, इसको हम लोग C0 मान लेंगे। तो ये दी गई है 16 पिकोफैरेड। ठीक, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो आंसर आएगा वो भी पिको में ही है, जो है हम लोग ले लेंगे। तो C0 बराबर कितना दिया गया है, 16, ये 16 है पिकोफैरेड। अब समांतर प्लेट वायु संधारित्र का मतलब ये होता है कि प्लेटों के बीच वायु भरी है, तो इसकी धारिता को हम लोग C0 मान लेंगे, C0 बराबर 16 पिकोफैरेड। अब कंडीशन ये दी गई है कि इसकी जो प्लेटें हैं इनके बीच में 3 परावैद्युतांक का, है ना, 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर देंगे, यानी परावैद्युतांक K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K की वैल्यू 3 दे दी गई है। कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे प्लेटों के बीच जिसका परावैद्युतांक 3 है, और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देंगे, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे जब प्लेटों के बीच 3 परावैद्युतांक वाली 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाता है तथा दूरी कितनी कर दी जाती है, 2/3 कर दी जाती है, तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता, है ना, C बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, ε0 Ka/d हो जाएगा। ठीक, ये हमारी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की ही धारिता है जब प्लेटों के बीच कोई जो है परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उसका परावैद्युतांक K हो। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, K का मान दिया गया है हमको, K का मान जो है कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, ε0 A इधर ही रखेंगे, D की वैल्यू कितना कर देंगे, D की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाती है, मतलब कि ये हो जाएगा 2D/3, है ना, D के स्थान पर कितना रख देंगे, 2D/3। ठीक,
यहाँ पर या फिर ऊपर ही आप फार्मूले में ही कर दीजिए 2D/3 यही कर दीजिए, क्योंकि ये लिख भी दिए हैं कि 2/3 कर दी जाती है। ठीक, तो ये जो है अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा तो C बराबर आ जाएगा 3 और के आगे कर लेंगे ε0A अपान कितना हो जाएगा 2 और इंटू D कर देंगे नीचे इस तरीके से। तो C बराबर 3 इंटू के का मान हमको दिया गया है कि 3 परावैद्युतांक वाली, तो के के स्थान पर 3 रख देंगे और यहाँ पर 3 इंटू 3 और ये 2 अलग कर लेंगे और ये ε0A अपान D अलग हो जाएगा। ठीक, और ये जो हमारा वायु संधारित्र की धारिता C0 है 16 पिकोफैरेड, यही हमारा ε0A अपान D के बराबर भी होगा, तो इसकी वैल्यू 16 रख देंगे। तो C बराबर ये 9/2 गुणे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग 16 रख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो C बराबर हमारा आ गया 72 पिकोफैरेड, है ना। 8 9 कितना आ गया 72 पिकोफैरेड। यानी कि अगर हम प्लेटों के बीच 3 परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें और दूरी प्लेटों के बीच की दूरी जो है उसको 2/3 कर दें, तब जो है संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी 72 पिकोफैरेड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 72 पिकोफैरेड। और शुरू में जो वायु संधारित्र की धारिता कितनी थी 16 पिकोफैरेड थी। ठीक, तो ये आपका जो है 72 पिकोफैरेड आंसर आ गया। ठीक, इस जो है कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो है एक आध सवाल ऐसे आप ही एग्जाम में अक्सर करा जाते हैं कि आपसे कहेगा कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए या प्लेटों के बीच इतने परावैद्युत पदार्थ का कोई जो मतलब परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया आपसे, लिखा है दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए, है ना। ये आपका एक सर्किट दिया गया है, इसमें जो है हमको 2 क्वेश्चन निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि इस परिपथ पर आधारित 2 प्रश्न हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, परिपथ की तुल्य धारिता, यानी पूरे सर्किट की हमको तुल्य धारिता निकालनी है। दूसरा है 3 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्रों पर आवेश। ठीक, तो 3 माइक्रोफैरेड ये हो गया, आपका 2 माइक्रोफैरेड मतलब ये हो गया। तो इन जो है संधारित्रों पर आवेश निकालना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका आएगा तो जो है 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, और इस पर आधारित ये आपका प्रश्न जो है वो व्हीटस्टोन सेट पर आधारित है। ठीक, इस पर आधारित चाहे जैसा क्वेश्चन हो, ठीक, तो उसको आप इसी तरीके से हल करेंगे। और किसी भी संधारित्र पर जो है आवेश की गणना करनी हो या इस सर्किट से तुल्य पूरे परिपथ की तुल्य धारिता निकालनी हो, तो आप जैसे हम इसको बताने जा रहे हैं इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका हल शुरू करते हैं। देखिए अब आप सबसे पहले देखिए ऊपर वाले 2 संधारित्र, ये 12 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, क्या लिखेंगे, चूँकि 12/6 इक्वल टू इधर नीचे वाले 6/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 6/3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बराबर 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो है ऊपर वाले दोनों संधारित्र और नीचे वाले दोनों संधारित्र इनका रेशियो जो है क्या आ गया, समान आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन क्या है, सेतु है। ठीक, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु जो संतुलित अवस्था में होता है तो क्या होता है, जो है ये ऊपर वाले जो हैं इन दोनों का संधारित्रों का रेशियो, नीचे वाले जो ये दोनों संधारित्र हैं इनका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से प्रतिरोधों के केस में भी आपने क्या देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कि ऊपर वाले, है ना, ऊपर वाले दोनों जो है रेजिस्टेंस का जो रेशियो था नीचे वाले इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता था। ठीक,
तो यहाँ पर ये क्या है, दिया गया परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक, अब अगर ये संतुलित अवस्था में है तो अब देखिए ये जो 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड ये दोनों किसमें हो जाएंगे, श्रेणी में। ठीक, अब लिखेंगे, अब चूंकि 12 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड है ना, 12 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड परस्पर किसमें होंगे, परस्पर श्रेणी क्रम में हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में हैं। ठीक, इसलिए इनकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो इनकी तुल्य धारिता इसको हम C डैश मान लेंगे। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो है श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारिता के केस में तुल्य धारिता जब निकालेंगे तो 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसी एक सीध में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे है ना, सबसे पहले हरों का लासा लिया, फिर पहले वाले हर से लासा को भाग दिया, यानी 12 को 12 से भाग दिया, भागफल 1 आया, और पहले वाले अंश से गुणा किया, यानी 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। प्लस यही प्रोसीजर इसके लिए 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो 1/C डैश बराबर ऊपर कितना हो जाएगा, 3/12। ठीक, तो यहाँ पर 3 × 3, 3 चौक 12, यानी कि C डैश बराबर हमारा कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। C डैश कितना आ गया, C डैश क्या है, ये जो 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड इन दोनों जो है धारिताओं का तुल्य धारिता, इन दोनों धारिताओं की तुल्य धारिता है। ठीक, अब इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार देखिए अगर ये 6 माइक्रोफैरड ये 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड भी किस में है, भी श्रेणी में है, भी श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता इनकी तुल्य धारिता को C डबल डैश मान लेंगे। तो 1/C डबल डैश बराबर 1/6 प्लस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 1/C डबल डैश बराबर 6 और 3 का लासा 6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो 1/C डबल डैश बराबर ऊपर 3/6 आ गया, 3 × 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक, अब जो है आगे हम लोग इसका तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, तुल्य धारिता, अतः परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई थी, 4 माइक्रोफैरड, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में थे, इनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड आ गई। अब पूरे परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे जब, तो इनका दोनों का जो तुल्य धारिता है और इनकी ये दोनों की तुल्य धारिता है, ये दोनों अब किस में हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इधर का मिटा देते हैं, लिखेंगे अतः परिपथ की तुल्य धारिता बराबर। ठीक, तो यहाँ से साल जो है हटा देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, अतः परिपथ की तुल्य धारिता बराबर, अतः, क्योंकि हमको पहला क्वेश्चन यही निकालना था, परिपथ की तुल्य धारिता है ना, अतः परिपथ की तुल्य धारिता। ठीक, परिपथ की तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं जो इन दोनों का तुल्य धारिता आई यानी C डैश, जो इन दोनों की तुल्य धारिता आई C डबल डैश, ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, और समांतर में क्या होता है, संधारित्र के केस में सीधे जुड़ जाती है। C बराबर ये कितना आया था, 4, और वो कितना आई थी, 2, तो C बराबर 6 माइक्रोफैरड, यानी कि पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी, कितना आंसर हो जाएगा आपका, 6 माइक्रोफैरड, है ना। परिपथ की तुल्य धारिता बराबर कितनी आ जाएगी, 6 माइक्रोफैरड। ठीक, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड यानी इसमें और 2 माइक्रोफैरड यानी इसमें पूछा गया है कि वाले संधारित्रों पर आवेश क्या होगा। तो देखिए इसमें आवेश 0 हो जाएगा, ये जो 2 माइक्रोफैरड है, क्योंकि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए बीच वाले में जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे चूँकि 2 माइक्रोफैरड है ना,
या इसे लिख दीजिए कि दिया गया परपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन है, इसलिए 2 माइक्रोफैरड में आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2 माइक्रोफैरड में आवेश बराबर क्या होगा, 0 होगा। 2 माइक्रोफैरड में आवेश कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक, तो हमने पहले ही लिख दिया था कि ये दिया गया क्या है, परपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन से है। तो इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में इधर लिख सकते हो कि चूंकि जो है दिया गया परपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन से है, या हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो आप इतना ही आंसर छोड़ देंगे। तथा अब देखिए 2 माइक्रोफैरड में पूछा गया था, तो इसमें तो 0 आ गया। ठीक, क्योंकि अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन से होगा तो ये बीच वाले में आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा, 0, यानी इसमें आवेश नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 3 माइक्रोफैरड की। अब 3 माइक्रोफैरड यानी कि यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसमें निकालना है, लेकिन ये किस भुजा में लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इस भुजा में लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो यहाँ से विभव जो है, वो विभव जो यहाँ से जाएगा वोल्टेज 10 वोल्ट, वो इस वाली भुजा में भी 10 वोल्ट जाएगा और इस वाली भुजा में भी 10 वोल्ट जाएगा। ठीक, लेकिन आवेश की बात करें तो यहाँ पर आवेश बढ़ जाएगा। इसमें आवेश Q1 अगर मान लें, यहाँ पर Q2, यहाँ से इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक, इधर Q1 या Q डैश मान लीजिए, इसको आप इसमें इन दोनों की तुल्यधारता C डैश माने तो इसको Q डैश मान लीजिए, और इसमें इनकी जो है इसमें इस भुजा में तुल्यधारता C डबल डैश हमने मानी है, तो इसमें Q डबल डैश मान लीजिए। तो हमको इस भुजा में जो है क्या निकालना है, 3 माइक्रोफैरड का मतलब ये है कि यहाँ से जो आवेश आएगा वो 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड दोनों में उतना ही आएगा। ठीक, अगर आपसे 3 माइक्रोफैरड पूछ लिया या फिर 6 का भी पूछ लेता, तो इन दोनों में, दोनों संधारित्रों में आवेश समान जाएगा। तो इसमें हमने मान लिया Q डबल डैश। ठीक, तो तथा लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड में आवेश बराबर, है ना, संधारित्र पर आवेश बराबर या में आवेश बराबर, है ना, इसको हमने क्या माना है, Q डबल डैश बराबर। Q बराबर फार्मूला होता है CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q डबल डैश बराबर C डबल डैश यहाँ रखेंगे और वोल्टेज वही रखेंगे। ठीक, Q डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, C डबल डैश V। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर Q डबल डैश इक्वल टू C डबल डैश हमने कितनी निकाली है, 2 निकाली है, और ये माइक्रोफैरड है तो यहाँ पर हम लोग आवेश निकाल रहे हैं, तो इसको जो है फैरड में चेंज कर लेंगे। वोल्टेज कितना दिया गया है, 10। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 दूना 20 गुणे 10 की घात माइनस का 6। ठीक, 20 गुणे 10 की घात माइनस का 6, इतने कूलाम आ जाएगा। इतने क्या आ जाएगा, कूलाम आंसर होगा। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या इम्प्लाइज दैट Q डबल डैश बराबर, इसी को अगर 10 की घात माइनस 6 हटा दें तो ये 20 क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलाम। कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये Q डबल डैश बराबर इतना आ जाएगा 20 माइक्रो कूलाम। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, अगर आपसे 6 माइक्रोफैरड में इसमें पूछा गया होता कि कितना आवेश होगा 6 माइक्रोफैरड संधारित्र में, तो यहाँ पर धारिता वाले संधारित्र में, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी कितना होता, 20 माइक्रो कूलाम ही होता, क्योंकि यहाँ से जो आवेश जाएगा वो इस पूरी भुजा में वो उतना सेम जाएगा, यानी 6 माइक्रोफैरड में भी और 3 माइक्रोफैरड में भी। इसी प्रकार ऊपर वाले में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, ऊपर वाले में जब निकालेंगे यानी 12 माइक्रोफैरड या इस वाले 6 माइक्रोफैरड, है ना, तो उसमें अगर आप निकालेंगे तो उसमें यहाँ पर हम धारिता C डैश रखनी पड़ेगी, जो इस भुजा में तुल्य धारिता थी, है ना। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस जो है व्हीटस्टोन सेट पर आधारित संधारित्र वाले सवाल जो है अगर कोई भी आएगा उस पर आवेश पूछ सकता है कि इस जो है संधारित्र पर आवेश कितना होगा, और आपसे तुल्य धारिता पूछी जा सकती है। ठीक, तो जो है ऐसा प्रश्न आएगा तो ये आपका 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो हमने जो है ये एक क्वेश्चन इस वाले जो है वीडियो में करा दिया है पार्ट 2 में, जो कि प्रचंड सीरीज़ का है। तो आप अगर इस पर आधारित कोई भी आएगा क्वेश्चन तो इसी तरीके से आप लगाएंगे। ठीक, तो ये जो है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता से रिलेटेड 10 क्वेश्चन थे, जो 100 न्यूमेरिकल की प्रचंड सीरीज है, ये पार्ट 2 है, इसमें हमने 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा दिए। तो बेटा इस वीडियो में यहीं तक। अब जो इस सीरीज़ का पार्ट 3 आएगा उसमें हम अगले 2 चैप्टर, है ना, यानी कि NCERT के अकॉर्डिंग मिलाएं तो 2 चैप्टर मिला के एक बन जाता है,
लेकिन जो अन्य बुकों के हिसाब से 2-2 चैप्टर का हम ले चल रहे हैं। तो अगले नेक्स्ट 2 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है कराएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।